वो संविधान सभा के सलाहकार, इन्होंने ही सलाह दिया था इसके लिए, लेकिन इनका सलाह थोड़ा सा इससे डिफर था। मिला जुला के बात वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। उनका कहना था कि जो फंडामेंटल राइट है, मतलब कि जो मूल अधिकार होगा, इनका कहना था टी.एन. रॉय का कि जो मूल अधिकार होगा उसे दो भाग में बनाया जाए, है ना। मतलब मूल भाग दो भाग में जो बनेगा वो होगा, पार्ट वन होगा जो कि इसे तुरंत ही लागू कर दिया जाए, और पार्ट टू होगा जिसे बाद में लागू किया जाए। इन्होंने ऐसे किया था, और ये जो लागू किया जाए उसमें फंडामेंटल राइट रखा, जो कि हमने देखा भाग तीन में जो भी डाला हुआ है, भाग तीन में जो डाला हुआ है संविधान के 12 से लेकर के 35 तक, ये कहते थे पार्ट वन में रखो, इसे लागू कर दिया जाए, और बाकी जो 36 से लेकर के 51 है, इसी तरह की चीजों को इनका कहना था कि पार्ट टू में रख दिया जाए, इसे अभी लागू नहीं किया जाए, इसे बाद में लागू किया जाएगा जब स्टेट उस स्थिति में पहुंचेगी। क्योंकि देश के पास उतना पर्याप्त संसाधन नहीं था कि आजाद होते ही इसे भी लागू करे। तो फंडामेंटल राइट के दो पार्ट बनाना चाहते थे टी.एन. रॉय, और ये संविधान सभा के सलाहकार, बहुत कंट्रीब्यूशन इनका है। लेकिन इनकी ये बात नहीं मानी गई, लेकिन इसे एक डीपीएसपी बना दिया गया, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया, एक अलग से चैप्टर, और उसे इसमें डाल दिया गया। मतलब नाम इसका मूल अधिकार नहीं था। ये ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा, जिसे जानने की जरूरत है। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया डीपीएसपी के बारे में। अब आते हैं हमें समझने के लिए थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ कुछ। सबसे पहले कहां से लिया गया प्रश्न पूछा जाएगा, तो भाई हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। और जो आयरलैंड के संविधान है उसके कौन से आर्टिकल में है, तो आयरलैंड के जो संविधान है उसके आर्टिकल 45 से लिए हैं। और आयरलैंड से किससे लिया है, तो आयरलैंड ने लिया है स्पेन। इसका मतलब यह हुआ कि नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो है स्पेन ने दिया। जैसे हम लोग इसके बाद जो पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, हम लोगों ने लिया यूएसएसआर से। लेकिन यूएसएसआर से पहले कहाँ था, तो ये पहले जापान में था फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी जापान इंट्रोड्यूस किया, वहां से लोग लिए उसी। हालांकि दोनों में डिफरेंसेस है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ से लिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग जो लिए हैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, वो लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये वाला स्पेन वाला नहीं हमने लिया, हमने आयरलैंड सर वाला कहाँ से लिया। लिए हैं सर, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं सर? कौन है, ऋतिक? हाँ सर। तो चले गए थे ना। नहीं 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 गए। हम बताए कि फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य हमने रसिया के संविधान से लिया है। यूएसएसआर उस समय था रसिया, है ना, सोवियत संघ, वहां से हमने लिया है मूल कर्तव्य। लेकिन ये नीति निषेध तत्व हमने लिया है आयरलैंड के संविधान। ठीक है। और संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया कि 14 में 36 से लेकर के 51 तक, एक एक करके देख लेते हैं। तो बात 36 से 51 एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है ना, एक एक करके देख। और मैं ये भी बताया था कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो अगर इसका पर्पस आप देखेंगे, पर्पस इसका क्या है, उद्देश्य है देखिए, कि सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। ठीक है ना, ये है, यही उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक न्याय मिले और कल्याणकारी राज्य बने, दो याद रखिए गए। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि राज्य के नीति निषेध तत्व या डीपीएसपी का मेन उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में आपको ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 5 करके, जिसमें से एक आपका यही होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय और
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर कोई इसमें से एक भी रहेगा तो आप उसमें लगा देंगे, आप देख लेंगे अपने, वो तो ऑप्शन के अनुसार आप चूज करेंगे कि क्या है, लेकिन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि यही इसका उद्देश्य था, राइट। उसके बाद मैं देखा था कि सिद्धांतों को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, है ना। एक है समाजवादी, और एक है गांधीवादी, और एक है उदारवादी। तो पूरा है उदारवादी और वो, ये 3 पार्ट में है। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग कि ये रहा फंडामेंटल राइट और इधर आपका रहा टीपीएस। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस आप देखेंगे तो डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस सबसे बड़ा ये कि इसे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, इन्फोर्सेबल है, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके लागू कराने के लिए आप नहीं जा सकते हैं कहीं, है ना। अब ये क्या है कि इसमें वो सारे आदर्श हैं जिसे देखकर कोई भी सरकार राज्य का संचालन कर सकती है, और उसे नीतियां जो बनाने के लिए इसके पालन करके वो अच्छी नीतियां बना सकती है। एक अच्छे राज्य बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो सारे चीजें इसमें है जो राज्य को मदद करेगी, राइट। ये समझ में आया आपको। इसके बाद दूसरा क्या है कि इसे हम कहते हैं निगेटिव, इसे हम कहते हैं निगेटिव राइट, और इसे कहते हैं पॉजिटिव राइट। क्या फर्क हुआ इसका मतलब? निगेटिव राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट के विरुद्ध है, स्टेट के खिलाफ है ना, ये स्टेट के खिलाफ है, और ये स्टेट पर ये कंट्रोल लगाती है। जो राज्य है वो राज्य पर ये सीमा तय करती है कि इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, इतना राइट्स तो आपको देना ही देना है, इसलिए नेगेटिव राइट्स कहते हैं। और ये सकारात्मक राइट्स है क्योंकि इस तरीके की बाध्यता इसमें है ही नहीं, इसी कानून के द्वारा आप परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें से आप लेकर संविधान, इसमें से कोई भी चीज को संशोधन करके आप बना सकते हैं, आप कानून का हिस्सा बना सकते हैं, संविधान का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे बनाया गया है समय समय पर। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, वो क्या किया, वो आर्टिकल 40 से रिलेटेड था, पंचायती राज से रिलेटेड था, और पंचायती राज को लागू किया गया। उसी तरीके से एजुकेशन वाला हुआ, 86 जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत जो शिक्षा का अधिकार था उसे लागू किया गया 6 से 14 वर्ष तक, है ना। यही तो ये दोनों के बीच में ही डिफरेंसेस है, राइट। अब आगे अब हम ये देख रहे थे कि संविधान, इसमें समाजवादी कौन है, इसमें गांधीवादी कौन है, और इसमें उदारवादी कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो वो आप देख लीजिए, इसमें से आपको मिलेगा देखने को आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 43A, 47, ये सारा जो है वो समाजवादी सिद्धांत है। मतलब वो समाजवाद को सुदृढ़ करता है और राज्य को निर्देश देता है इस तरीके से आप समाजवाद को मजबूत बना सकते हैं, राइट। आपको पता है कि भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ते समय ही समाजवाद पे फोकस किया था। अब इसमें आर्टिकल 38 में आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो न्याय आपको इस 3 तरीके के न्याय आपको सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 38 में है। अब देखिए इससे पहले है आर्टिकल क्या, 36 और 37 आर्टिकल है। आर्टिकल वाइज भी हम पूरा एक साथ देख लेंगे, कैसे आर्टिकल वाइज एक साथ पूरा हम लोग देख लेंगे, है ना। है कुछ नहीं, आर्टिकल 37 में परिभाषा है, डिफिनेशन है इसका, 36 में परिभाषा है, और 37 में कहा गया है कि ये परिवर्तनीय नहीं है कानून के द्वारा मूल अधिकार की तरफ, यही है। और फिर 38 में क्या कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आय, स्थिति, सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को कम करेगा और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और संरक्षित करेगा, राइट। और क्या प्रयास करेगा कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे। और यही तो मेन फोकस है, तो मेन पर्पस है डीपीएसपी का, कि कल्याणकारी राज्य का विकास हो, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना हो भारत का, है ना। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। देखिए, आजीविका पर्याप्त साधन हो, स्वामित्व सामान्य जन की भलाई के लिए हो, मतलब जो कंट्रोल हो रिसोर्सेज पर,
ऐसा ना हो कि कैपिटलिज्म की तरह समस्या हो जाए इस तरीके से। अब कुछ ही व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण नहीं हो, आर्टिकल 39 कहता है, मतलब कुछ ही आदमी के पास ज्यादा धन हो, तो इस तरीके से एक अव्यवस्था फैल जाती है, और है भी वो स्थिति वर्तमान में। तो इससे निपटने के लिए नीतियां बताई गई है कि देखिए इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष महिलाओं में भेद नहीं होना चाहिए भी है, और श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है, बच्चों के बचपन युवाओं का शोषण न होना, ये सब समाजवाद को दर्शाता है। यह है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने का अधिकार। देखिए यह कार्य करने का अधिकार कि मुझे काम दीजिए, ये सब स्थितियां हैं, इसमें भी काम मांगा जा सकता है, काम हमें दीजिए। बेरोजगारी है तो काम मुझे दीजिए काम करने के लिए, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांग है तो फिर कुछ काम दीजिए करने के लिए, तो काम दिया जाएगा सरकार के द्वारा, राइट। और इस काम के आगे अगला में क्या है कि काम तो आप देंगे, लेकिन काम कैसा होना चाहिए, मानवीय परिस्थिति में काम होना चाहिए, न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति में उसके लिए अच्छा माहौल चाहिए, है ना। तो इसकी बातें कर, और काम तो करेगा, लेकिन काम करने के साथ साथ क्या उसको मजदूरी भी ऐसा दीजिए जिससे निर्वाह हो सके, मतलब निर्वाह होने लायक मजदूरी दिया जाए उसे, ताकि एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड वो लाइफ जिए, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वो जिए, जीवन उचित जीवन स्तर सुनिश्चित हो उसका, है कि नहीं। उसके बाद है देखिए शिक्षा पाने का भी है, सार्वजनिक सहायता का भी, और इसमें आगे देखिए कि सभी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को भी भागीदारी रखें, जो बोर्ड, जो कंट्रोलिंग बोर्ड होता है उद्योग में, फैक्ट्री वगैरह में, उसमें जो लेबर्स है उनको भी उसमें शामिल किया जाए। और 47 क्या कहता है, पोषण न्यूट्रिशन को बोलता है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करना है। अब देखिए जो भी सरकार काम करती है तो जाहिर सी बात है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखती है, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि वेलफेयर स्टेट है, भारत कल्याणकारी देश है, और मजबूती की दिशा, मजबूत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आप देखिए इन सारे क्षेत्र में भारत की सरकार की नीतियां केंद्रित होती है, ये सब करने की दिशा रहती है कि नहीं, इसी में रहती है। बेरोजगारी के लिए मनरेगा जैसा है, अब बुढ़ापा के लिए भी, जैसे बुढ़ापा के अगर काम के लिए बात करेंगे तो जैसे कि अलग है, हर जगह का नियम है कि इतना में काम करना है आपको, कितने साल तक कौन सी जॉब, वो अलग है। लेकिन उनकी स्थिति ठीक करने के लिए बहुत सारे पेंशन वगैरह योजनाएं चल रही है उनकी स्थिति ठीक करने के लिए, विकलांगों वगैरह के लिए, है ना। अब शिक्षा पाना, सार्वजनिक सहायता पाना, तो सार्वजनिक सहायता का भी कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अब वैसे ही एक राज्य की काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुदर्शन कर, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट वगैरह लॉज हैं, जो बताती है कि जो काम करने लायक माहौल वहां बनना चाहिए, और इसके साथ साथ सभी लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसकी भी बात है। हजार्डियस जो फैक्ट्रीज होते हैं, काम होते हैं खतरनाक काम, उसके मामले में भी कानून वगैरह बने हुए हैं, है ना। न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए आपको पता है कि अब फूड सिक्योरिटी एक्ट भी भारत ने लाया है कि नहीं, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी भारत में है, जिससे सबको पोषण स्तर सुधारने के लिए सस्ते दामों पे 2 रुपए 3 रुपए अनाज दिया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपको पता है आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे मातृत्व जो लाभ योजना वगैरह होता है, वो सब भी चल रहा है। ओके, कहने का मतलब है कि इस तरह की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। अगला है गांधीवादी सिद्धांत क्या होता है। गांधीवादी सिद्धांत की अगर आप बात करेंगे, वो समाजवादी आपने देखा है गांधीयन है। अब इसमें 40 है ग्राम पंचायतों को, तो ग्राम पंचायतों को हो ही गया, जैसे 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, और नगर पालिका जो है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया गया। तो 73 और 74 दो संविधान के द्वारा इसे लागू किया गया, है कि नहीं। अब देखिए ये जो है 43 है, एक व्यक्ति सहकारी आधार पर कुटीर कुटीर उद्योग पर फोकस, गांधी जी का हमेशा रहता था पॉइंट, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। अब यह है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर। तो सहकारी समिति में कोऑपरेटिव कमेटी जब देखते हैं उस पर फोकस यही था, गांधी फिलोसफी है वो। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, कमजोर वर्गों को, अनुसूचित जाति मतलब SC ST और अन्य जो वीकर सेक्शन है, उसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं भी इसके लिए हैं, और आरक्षण का प्रावधान भी कहीं न कहीं इसे पूरा कर रहा है, या इसे पूरा करने की दिशा में एक कदम है। आर्टिकल 47 आप देखें, ये है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। अब देखा है उसके लिए मैंने आपको आयुष्मान भारत वगैरह बोला, बाकी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या और भी बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। कोविड के क्षेत्र में भी, कोविड के टाइम में भी आप देख सकते हैं अभी
जैसे टीका वगैरह, जो वैक्सीन वगैरह लगाना, मुफ्त का वैक्सीन वगैरह देना, ये सब है। या राज्य सरकार के द्वारा मास्क वगैरह का वितरण जो हुआ है पंचायत लेवल पे या फिर नगर पालिका लेवल पे। अब देखिए, नशीले पेय पदार्थ, नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, ये दिया गया निर्देश। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार तो है ही, बिहार के अलावा भी कई राज्य हैं जहाँ पे या तो पार्शली रोक है या फुल्ली रोक लगा हुआ है, या पार्शली रोक लगा हुआ है। बिहार में फुल्ली रोक लगा हुआ है नशीले पेय पदार्थ पर, है कि नहीं। अब ये देखिए, अनुच्छेद 48 में है, गाय बछड़े अन्य दुधारू पशु के वध करने पर रोक है, ये भी याद रखिएगा। ये गांधीयन फिलोसफी देखने को आपको मिलता है, राइट। अब ऐसे ही देखेंगे आप, अगला है, ये है उदारवादी है ना, ये उदारवादी है कॉन्सेप्ट है। 3 तरह का कॉन्सेप्ट है भारत के डीपीएसपी में, एक समाजवादी है, एक गांधीवादी है, उदारवादी है। उदारवादी में कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 40 टोटल तो आपको पता है कि 36 से लेकर 51 है, और यही में से 3 पार्ट में बटे हुए हैं। कई तो एक है, दोनों तरफ से ओवरलैपिंग हो जाता है किसी पर। अब देखिए, तो ये है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसकी भी मांग चल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि काफी मुद्दा जो है वो काफी अभी अखबारों में या फिर न्यूज चैनल पर देखने को मिल रहा है कि भारत में एक कानून लागू किया जाए, है ना। तो उसके लिए एक संविधान एक विधान, एक देश एक विधान, ऐसे करके मांग की जा रही है। सिविल यूनिफॉर्म कोड हम जानते हैं। तो इसमें यही है कि इसी के तहत शक्ति बताया गया है राज्य को कि आप लागू कर सकते हैं, नीतियां बनाने के लिए सहायक है और इसे इन्फोर्स किया जा सकता है। आर्टिकल ये जो 45 है, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा। देखिए, इसमें जो 6 वर्ष की आयु है, ये मूल जो संविधान था उसमें 6 नहीं लिखा हुआ था, उसमें 6 से 14 था। तो 86 अमेंडमेंट जो हुआ है, 86 अमेंडमेंट, उससे क्या कर दिया गया कि इसे इसे फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया है, आर्टिकल 20 के ए में, 21 के ए में। तो अब यहाँ पर ये जो शामिल कर लिया गया और एक नया इसमें जोड़ दिया गया कि 6 वर्ष तक, मतलब 6 साल से नीचे, है ना। अब होगा इसमें कि 6 साल से नीचे, लेकिन उस समय क्या था, 6 से 14 की बात, जो कि आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया। आर्टिकल 48 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 48 में कि कृषि या पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48 में क्या ए में है, पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। और 49 में है, कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करना। ये सारी चीजें इसमें है। लाइट चली गई, इन्वर्टर भी कम है, तो हो सकता है कि कनेक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाए, है ना। हो सकता है कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो जाए, देखते हैं, हो सकता है लाइट वगैरह आ जाए तब तक। आइए, तो ये हमने देख लिया। आर्टिकल जो 50 आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने की बात किया गया है ना। लोक सेवा में मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के दोनों अलग करिए, हुआ भी है। राइट। अब इसके आगे आप देखेंगे, आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, आर्टिकल 51 कहता है। अब इसी में कुछ और है, न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाना है, अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों को समान बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटारे करना है, मतलब झगड़ा न हो, विश्व शांति की ओर बढ़े, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हो, आर्टिकल 51 में कहा गया है कि नहीं। ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर आप और देखें तो इसमें आप देखेंगे कि डीपीएसपी में संशोधन की बात है यहाँ पर, डीपीएसपी में, है ना। तो डीपीएस में संशोधन अगर आप देखेंगे तो ये 42nd अमेंडमेंट है जो 1976 में हुआ था, राइट। इसमें 42वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ा गया था। देखिए, भाग 4 में कुछ बदलाव किया गया था, जोड़ा गया था। देखिए, 39 में ये जोड़ा गया और कहा गया कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा, ये जोड़ा गया उसमें। अनुच्छेद 43 के ए में किया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी, इसी में जोड़ा गया है। 48 के में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, यही जोड़ा गया है। 44th की अगर हम बात करें, 44th अमेंडमेंट, तो 44th अमेंडमेंट में धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया।
और घोषित किया गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाओं एवं अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। राइट, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 38 में शामिल किया गया है। अब देखिए 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 42वें तब संविधान संशोधन में कुछ ऐसी चीजें हुई थी उसको सुधार करने के लिए भी जाना जाता है 44th अमेंडमेंट। तो 42वां के बाद फिर 44वां आया था, तो ये भी याद रखेंगे। 2002 में किया गया, इसमें शिक्षा वाला किया गया था। 86th अमेंडमेंट किया गया और इसमें जो 45 की जो विषय वस्तु थी उसको बदला गया। मतलब मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 था, उसको हटा लिया गया, उसे फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया और उसमें 6 से कर दिया गया कि 6 साल तक उसमें डाल दिया गया। यही है। देखिए 86th अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था भी जान लीजिए। डीपीएसपी में, जैसे डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन का जो अधिकार, एजुकेशन का जो बात किया गया है बच्चों का 6 से 14, एक तो डीपीएसपी में किया गया है, तो यहाँ भी चेंज किया गया डीपीएसपी में भी। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, मूल कर्तव्य में भी उसकी बात की गई है, तो वहां भी किया गया है कि नहीं? सबसे किया गया है, 86 में सब चेंज किया गया। और जो एजुकेशन के राइट टू एजुकेशन उसे फंडामेंटल राइट में कर दिया गया। 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। राइट, ये हम याद रखेंगे, है ना। एबलिशमेंट, ठीक है, क्या आपको याद होगा। अब इसके आगे, अब इसमें है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है उसमें संघर्ष और मामले, तो कौन कौन से मामले चला, तो देखिए सबसे पहले है यह है चंपकम 2 यराजन बना मद्रास राज्य 1951। इसमें सबने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकार के बीच कोई भी अगर संघर्ष होता है तो मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। तो आज तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1951 में ही आ गया था। मतलब संविधान लागू हुआ उसके बहुत जल्दी में ही हुआ, 50 में लागू हुआ, 51 के बाद। राइट, अब देखिए उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो फोर्सेबल है, तो सबसे ऊपर तो यही होगा, मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर होगा। इसकी रक्षा करना कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का, है कि नहीं। अगला क्या है, अगला है कि गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 में है। इसमें है कि न्यायालय ने घोषणा किया कि नीति जैसे जो सिद्धांत है के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब इसके लिए डीपीएसपी के लिए मौलिक अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते। राइट, मतलब आप डीपीएसपी में जाकर संशोधन कीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों के टकराव की स्थिति में वरीयता किसे दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट को वरीयता दिया गया है। फंडामेंटल, आप इसको डीपीएसपी को वरीयता नहीं दिया गया। याद रखिए। ओके, इसके बाद आप देखेंगे केशवानंद भारती 73, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है। देखिए इसमें हम देख लेते हैं अपना कि ये जो गोलकनाथ 67 का मामला था, इसे अपने पैनल को खारिज किया और कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना को बदल नहीं सकती। राइट, तो ये देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ दिया, गोलकनाथ यहाँ पे दिया कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करके आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब जो मूल संरचना है संविधान का उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कुछ कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे क्या है, जैसे इसमें है कि इसमें एक तो आप देखते जैसे संसद होना, संसदीय जो सरकार भारत चलाती है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यह भी है। या फिर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वह डेमोक्रेसी है भारत का, ये इसे रिपब्लिक वगैरह है भारत। इसके अलावा आप कर सकते हैं सेकुलरिज्म जो इंडिया का जो हमारे प्रियम्बल में भी है और ये लिखा हुआ है संविधान, तो संविधान का नेचर जो किस तरीके का है, तो धर्मनिरपेक्षता है। प्रियम्बल में तो खैर बाद में जोड़ा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये जो सेकुलरिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता है और इसे आप खत्म नहीं कर सकते। राइट, तो यह भी है। तो ये देखेंगे, मतलब इसमें कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं गोलकनाथ में,
और केशवानंद भारती में कहा कि आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर नहीं कर और खत्म नहीं कर सकते। मानना यह है कि आप संविधान में आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ये बात मेन कॉन्सेप्ट ये है। और देखिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है ना, मूल अधिकार के सूत्र संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इसे हटाने के पीछे था इस वजह से कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, मूल संरचना को नहीं बदला। अब इसमें अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर वही बात को अपने दोहराया, यही वाला केशवानंद भारती वाला केस में, कि संशोधन कर सकते हैं आप किसी विभाग में, लेकिन मूल ढांचे में आप, या मूल संरचना या मूल ढांचा जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो ये रहा जो टकराव की मामला। अगर आप देखेंगे कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें टकराव की स्थिति में क्या हो सकता है, तो यह आपने देख लिया, राइट। तो ये रहा जो डीपीएसपी का जो मामला है वो कंप्लीट होता है ना, डीपीएसपी का मामला कंप्लीट होता है इसके माध्यम से। अब देखिए अगर आर्टिकल वाइज अगर देखना चाहे एक बार, जैसे रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कर ही चुके हैं कि, या फिर क्लासिफिकेशन तो कर ही चुके हैं कि गांधीयन जो है या लिबरल है और सोशल है, तीन तरीके का है, ये तो हमने देखा ही है। आप इस तरीके से इसमें देख, आप ऐसे देख सकते हैं। डीपीएसपी हमारा टाइटल है, डीपीएसपी। और आपको पता है कि ये संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में, आपको पता है, ये पार्ट 4 में है, राइट। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 है। तो बड़ा तेजी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका, ताकि कोई समस्या ना हो। इसमें हमने सबसे पहले कहा था कि हम लोगों ने ये कहाँ से लिया है, तो हम लोगों ने एक कहाँ से लिया है, ये हमने आयरलैंड से लिया है, राइट। आयरलैंड से हम लोगों ने इसे लिया है, राइट, ये हमने क्लियर कर दिया, आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ये भी क्लियर है। 3 भागों में कौन कौन, गांधीयन मतलब गांधीवादी, और समाजवादी सोशलिज्म, और लिबरल मतलब उदारवादी, ये 3 में इसे डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड करके हमने आर्टिकल भी देख लिया है कि नहीं। अब हम देख लेते हैं कि 36 से 51 तक कौन कौन इसमें है। अब देखिए आर्टिकल 36 आप देखिए, तो आर्टिकल 36 में आपको होगा कि परिभाषा इसमें है ना, इसमें परिभाषा दिया गया, तो इसमें राज्य की परिभाषा इसमें परिभाषा है। अब 37 अगर आप देखें, है ना, 37 अगर आप देखें, तो 37 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भाई ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, नहीं है, ये कहेगा न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा, ये न्याय की बात करेगा। और न्याय कैसा बात करेगा, सामाजिक, है ना, आर्थिक की बात करेगा, और राजनीति की बात करेगा, 3 तरीके के न्याय की बात करेगा, हमने पढ़ लिया है ना। और जो 39 है वो 39 क्या कहता है, यह कहता है कि संसाधनों का उचित विवरण, है ना, ये संसाधनों का उचित वितरण कराता है, उचित वितरण, मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी कम आदमी के पास ज्यादा संपत्ति हो, और थोड़े से संपत्ति में जैसे 90% में जैसे 10% बचा हो संसाधन, उससे पूरे 90% जनता के बीच में हो, और जो 10% जनता हो वो 90% संसाधनों का उपभोग करे, स्थिति तो है ही ऐसी। तो इसके बारे में भी ये लिखा हुआ है इसमें कि संसाधनों का वितरण जो हो उचित वितरण हो, है ना, आर्टिकल 39 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में कुछ और बात है, और वो क्या है, उसमें कहा गया कि समान कार्य का समान वेतन, महिला पुरुष सबको समान कार्य और समान वेतन दीजिए, यह भी इसमें है कि नहीं। अब आगे चल के देखेंगे, अब जिसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 39 ए में, अभी हमने देखा भी था अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, आर्टिकल 39 में ये जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, है ना,
समान अवसर के आधार पर न्याय। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 आपको पूरा याद होगा। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? यह पंचायती राज से है कि पंचायत होना चाहिए, स्वशासन। और इससे संबंधित में आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज को जोड़ा गया, और 74 से क्या जोड़ा गया? नगर पालिका जोड़ा गया है। 74th अमेंडमेंट से नगर पालिका जोड़ा गया है, और इससे पंचायत जोड़ा गया 73 से। आर्टिकल 41 देख लीजिए फटाफट। 41 क्या कहता है? ये कह रहा है, हमने अभी देखा था कि कुछ दशा में काम का अधिकार, काम का अधिकार। अब काम के अधिकार किस, जैसे बोला था बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता, है ना, विकलांगता, ये सब में है। अब मैं इसे डिलीट करता हूं और आप लोग याद करिएगा क्या क्या है। अभी हम लोग याद भी कर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसे फटाफट, है ना। आर्टिकल देखिए जो 36 है क्या कहता है? परिभाषा देता है। और 37 है वो कहता है कि न्यायालय में भाई ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, राइट। उसके बाद है 38 है। 38 कहता है 38 हाँ कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक राइट, न्याय यहाँ से कर सकते हैं, न्याय मिलेगा, न्याय दिया जाए, इसकी स्थापना किया जाए। 39 कहता है कि संसाधनों का संसाधन संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, और वितरण समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। 39 का ये है समान अवसर के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। 40 है पंचायत, और जो 41 है वो कुछ है कि कुछ दशा में काम करने का अधिकार, काम मिलने का, काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता आदि। अब हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 42 देखते हैं। देखिए अभी कट जाएगा तो फिर से क्लिक कीजिएगा, आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा। आर्टिकल 42 देखिए, इसमें है क्या? इसमें है कि काम के अधिकार तो मिलेगा, लेकिन जो कार्य होगा वो कार्य कैसा होना चाहिए? वो न्याय संगत। आर्टिकल 41 से हम ले लेते हैं। अब 41 लास्ट हम देखे थे, इसलिए देख लेते हैं। इसमें है कि काम करने का अधिकार, काम का अधिकार, कार्य का अधिकार, है ना, कार्य का अधिकार है। और किसमें है? तो कुछ विशेष दशाओं में है ना, कुछ दशाओं की चर्चा इसमें है, कुछ दशाओं। और वो दशाएं कैसी है भाई? तो वो जो दशाएं हैं उसमें देखिए क्या है, इसमें है बुढ़ापा, बेरोजगारी, बेरोजगारी, और इसमें एक है विकलांगता, काम का अधिकार। आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 42 कहता है कार्य जो होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा में होना चाहिए। मतलब ये जो काम होगा तो कार्य के लिए मानवीय दशा, कार्य के लिए मानवीय दशा होना चाहिए, और न्याय संगत कार्य होना चाहिए, है ना। न्याय संगत माने काम सही होना चाहिए, न्याय संगत कार्य होना चाहिए, ये कहा गया है। आर्टिकल अगर आप मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता आप बोलिएगा, मैं समझाऊंगा। आर्टिकल 43 में क्या कह रहा है कि जैसे तब न्याय संगत कार्य क्या हुआ? हाँ, जैसे न्याय कि न्याय ठीक मैं बता रहा हूँ। संगत जैसे देखिए 41 में कह रहा है कि काम का अधिकार हमें चाहिए, तो काम का अधिकार हमें चाहिए तो काम ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पे जो काम हम करें वो सही हो। न्याय संगत का मतलब होता है जस्टिफेबल, जस्टिफाइड हो, माने गलत काम हमसे नहीं करवाया जाए, या उस तरीके का काम नहीं कराया जाए जो हम कर ना पाए या फिर नहीं करने लायक हो। तो वहाँ कंडीशन भी, वहाँ का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, मानवीय दशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानवर की तरह काम आप हमसे करवाएंगे, और काम भी सही होना चाहिए, ये है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है कि ठीक है काम तो हम करेंगे, लेकिन काम के लिए निर्वाह मजदूरी भी मिलना चाहिए। निर्वाह मजदूरी मतलब जिससे हम निर्वाह कर लें, जीवन यापन कर लें, है ना। तो निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए, यह था। इसी के साथ इसमें एक और चीज है, कुटीर उद्योग की बात की गई है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में समझ रहे हैं ना, जैसे हाथ से बनाने वाली चीजें वगैरह जो होती है, जैसे हथकरघा हो जाए या फिर चटाई बिनना वगैरह हो जाए, है ना, टोकरियां बनाना वगैरह हो जाए, तो ये सब तो हो जाए।
तो ये सब कपड़े वगैरह बुनना हो जाए, ये सब होता है कुटीर उद्योग, तो इसको भी बढ़ावा देने की बात की गई, ये उपलब्ध कराया जाए। अब आर्टिकल 44 देखिए 44 अटैच समान नागरिक संहिता, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए आप, समान नागरिक संहिता। देखिए इसमें अब मैं डिवीजन नहीं कर रहा, है ना, डिवीजन थोड़ा देर पहले हमने कर लिया था कि कौन से राजनीतिक है, सॉरी कौन से सामाजिक है, कौन से गांधीवादी है और कौन से उदारवादी है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम लोग पूरा देख रहे हैं 36 से लेकर के 51 तक। तो समान नागरिक संहिता जो है, सिविल यूनिफॉर्म कोड, वो है इसी में है, आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 में आप देखें, आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की शिक्षा। मैंने आपको बताया था कि 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, क्यों? क्योंकि पहले इसमें क्या था, पहले इसमें था 6 से 14 और उसे हटा दिया गया, और हटा के क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया और आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया, और उसके जगह पे यहाँ 6 से ऊपर का हो गया तो 6 से नीचे तक का डाल दिया गया इसमें। अब देखिए, अब ये डीपीएसपी में अब ये है। अब 46 आप देखेंगे, आर्टिकल 46 आप देखें तो इसमें है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा या आर्थिक हित, सामाजिक न्याय वगैरह देने के क्षेत्र में कार्य करना, है ना, एससी एसटी या फिर जो अदर आप देखेंगे, जो अदर बैकवर्ड, मतलब जो अदर जो पिछड़े जो सेक्शन है, उसके लिए बता रहा है कि उसके लिए काम किया जाना चाहिए। क्यों काम किया जाना चाहिए उसके लिए, किस सेक्टर में? तो उसके लिए एजुकेशन में, शिक्षा में, है ना, उसके शिक्षा में, या उसके सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक हित के लिए, आर्थिक हित के लिए, या फिर सामाजिक न्याय, ठीक है ना। जो सामाजिक न्याय का मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे समाज में उसकी भी स्थिति सम्माननीय होनी चाहिए ना, समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए। कई ऐसे वर्ग हैं जो समाज में अभी भी समान स्टेटस नहीं रखते हैं, उनको पिछड़ा या उनको किसी भी तरीके से हो उनको नीचा देखा जाता है, मतलब कि समाज के मुख्य धारा में वो नहीं आए, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है, तो उसके लिए काम करने का भी बात करता है। अब आइए 47 आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 47 क्या करता है। ये हमने अभी देखा था कि जैसे ये मादक पेय को रोकने के लिए कहता है, जैसे नशीले पेय को रोकने के लिए कहता है, नशीले पेय को रोकने के लिए कहता है ना, स्वास्थ्य पे ध्यान देखने के लिए करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य करे, ये बात किया जाता है। और न्यूट्रिशन करता है, पोषक तत्व, है ना, माने पोषक तत्व सब में हो, माने पोषाहार हो गया है, पोषाहार मिले, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसी को ध्यान में रखते हुए लाया गया। और इसके लिए मैंने बताया भी था कि जो नशीला पेय है, मतलब या फिर नशीला पेय का मतलब क्या होता है, शराब से सीधे आप रिलेट कीजिए, इसे शराब से रिलेट कीजिए, तो शराबबंदी, तो पेय निषेध लिखा हुआ था, माने इसी पर बंद लगाना चाहिए लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में, तो शराबबंदी है, बिहार इसे फॉलो किया है, याद रखेंगे आप। आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 है पशुपालन, तो कृषि भी इसमें शामिल है, कृषि है, पशुपालन है ना, कृषि है, पशुपालन है। और इसी में कहा गया है कि पशुपालन में जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु, वो दुधारू पशु का वध जो है वो नहीं होना चाहिए, वध निषेध है इसमें, मतलब पशु हत्या का रोक कहाँ है, तो आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 49 आप देखिए, आर्टिकल 49 में क्या है, इसमें पर्यावरण संरक्षण है, राइट, पर्यावरण संरक्षण, और ये जोड़ा गया था, हमने भी देखा था कि आर्टिकल जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें जोड़ा गया है पर्यावरण संरक्षण। अब आइए, 48, सॉरी 48 में ही आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ एक मिनट, बस एक ही सुधार करना है, ये आर्टिकल 48 है ना, ये आर्टिकल 48 के ए है, इसमें जोड़ा गया, उसके नीचे 49, 49 में है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, वो तो पहले से ही शामिल था।
राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है पहले से, है ना, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और स्थान, है ना, और स्थान का संरक्षण। जैसे आप साइड देखते हैं, जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी देख लें या फिर कुतुब मीनार वगैरह देख लें, तो वो सब जो ऐतिहासिक चीजें हैं या फिर राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उन सबको ध्यान उसका संरक्षण किया गया है। 49 में है। अब हम देख लेते हैं 2 और आर्टिकल बचा हुआ है, 50 और 51। तो यही देख लेते हैं, चाहे कि इकट्ठा क्या करना होगा, इकट्ठा हमें याद, इकट्ठा प्रैक्टिस करने में ठीक रहेगा। आर्टिकल 50 यहाँ देखते हैं, आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग करता है, सेपरेशन करता है ना। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना, है ना, विभाजन, ये कहता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सद्भावना, इसकी बात करता है। और इसमें कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हो एक देश का दूसरे देश के साथ, उसे शांति से डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा उसे सुलझाया जाए, ये प्रयास करता है। अब आपके सामने पूरा आर्टिकल है, अब इसे आप प्रयास करें रिपीट करने का, रिवीजन आप करें एक बार फटाफट। आर्टिकल 41 तक रिवीजन हम लोग कर चुके थे, उसके बाद अभी कर लेते हैं फटाफट से। 41 में क्या कहता है कि काम पाने का अधिकार है। तो काम पाने का जो आपका अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है, राइट, काम का अधिकार। लेकिन काम का अधिकार कुछ दशाओं में, उस दशाओं को याद रखिए, कौन कौन से दशाएं हैं वैसी, तो जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, विकलांगता है, आदि है। तो काम हो गया 41 से याद रखेंगे काम। और क्योंकि 40 तो आपको याद होगा, 40 एक बड़ी चीज है और वो पंचायत से रिलेटेड है, तो 40 आपको याद होगा। तो 40 के बाद आप याद रखेंगे काम, तो काम याद रखेंगे 41। और जैसे ही आप याद रखेंगे कि काम का अधिकार तो मिलेगा, काम का अधिकार के बाद यह कहा गया है कि भाई काम कैसा करना है, तो काम न्याय संगत हो और मानवीय दशा में। तुरंत ही याद रखिएगा कि 42 जो कहता है वो मानवीय दशा का काम करता है, न्याय संगत कार्य की बात करता है। 43 की बात करेंगे तो ये क्या करता है, निर्वाह मजदूरी, मतलब काम तो मिल जाएगा न्याय संगत भी, मानवीय दशा में काम भी करेंगे, लेकिन मजदूरी भी तो मिलना चाहिए, मजदूरी मिलेगा। और बोलेगा कि कुटीर उद्योग भी सही होता है, कुटीर उद्योग भी गाँव के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। फिर है 44 क्या कहता है, तो 44 तो आपको बिल्कुल हिट टॉपिक है, ये तो आपको याद होना चाहिए, समान नागरिक संहिता काफी हिट है अभी, तो ये तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। तो आपका 41 से लेकर 43 मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। काम का अधिकार और काम के लिए न्याय संगत कार्य होना चाहिए, और उसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो बिल्कुल ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। और जो 43 है वो निर्वाह मजदूरी की बात करेगा, मतलब काम चाहिए, काम के लिए अच्छा कंडीशन चाहिए और उसके लिए मजदूरी भी चाहिए, हो गया। 41 सबको याद है, सिविल यूनिफॉर्म कोड है। उसके बाद है 45 में बताया था कि शिक्षा का अधिकार है, और ये 46वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा ये फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था। 6 से 14 अब भी डाल दिया गया, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डाल दिया गया है। तो यह भी अपने आप में एक माइलस्टोन है, तो याद होना चाहिए आपको। अब आते हैं 46, ठीक है ना। और देखिए, तो सब ऐसे याद कीजिए, आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं राष्ट्र के लिए, कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो राष्ट्र के हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी हम याद करने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं और उसके बाद SC ST ये सब होते हैं। तो बच्चे के लिए जैसे ही होगा उसके बाद SC ST पे आ जाइए। 46 45 बच्चों की शिक्षा, 46 SC ST के लिए शिक्षा। और शिक्षा जैसे ही याद करेंगे वैसे याद करेंगे, शिक्षा के साथ आर्थिक हित भी जरूरी है और उसके लिए सामाजिक न्याय भी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़े हुए जो सेक्शन है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अब मुख्य धारा में लाए जाने के लिए उसको शिक्षा भी चाहिए, आर्थिक हित भी चाहिए और उसके सामाजिक न्याय भी चाहिए। 47 याद रखिए, 47 क्या कहता है, उसके बाद न्याय मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगा, तो उसको दारू बंद करवाइए, दारू न पियो, ऐसा काम कीजिए। क्योंकि ये सब होने के बाद दारू पिएगा तो कैसे काम चलेगा। मतलब याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सीरियस नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो SC ST या अदर जो बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए शिक्षा दीजिए और आर्थिक हित उनका सुरक्षित हो, सामाजिक न्याय मिले, दारू पर रोक लगाइए, मतलब नशीले पदार्थ पर रोक लगा दिया जाए। उनका स्वास्थ्य तभी तो ठीक रहेगा, शराबबंदी हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, और उसके बाद जब शराब बंद हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, उसके बाद पोषक तत्व को खिलाइए, मजबूत हो जाएंगे। तो पोषाहार भी आर्टिकल कौन सा है, 7 है। आप सीधे क्रोनोलॉजी से हम लोग चल रहे हैं, याद रखिएगा। 48 याद रखिए, 48 को कनेक्शन अगर न भी करें तो सीधे ही से याद रखिए, 48 गो हत्या पे रोक, उसी से आप गो हत्या,
तो गो हत्या माने पशुपालन, तो पशुपालन और कृषि ये दोनों जो है वो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रीढ़ होता है। कृषि और पशुपालन, तो पशुपालन के साथ साथ कृषि को शामिल कीजिए। 48 गो हत्या पे रोक एकदम रट ही जाइए, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 41 के 1 में याद रखिए कि इसे जोड़ा गया है, जोड़ा के पर्यावरण संरक्षण भी कर दिया गया है। मतलब खेती है, पशुपालन अगर बचेंगे, जैसे मान लीजिए पशुओं का याद करने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के, कि अगर वध निषेध, पशु हत्या, पशु पर रोक लग जाएगा, गो हत्या वगैरह नहीं होगा, बाकी पशु को नहीं मारा उड़ जाएगा, तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को आप ऐड करके जोड़िएगा। 49 फिर याद रखिएगा। अब सब इतना तो हमने कर लिया, सबको संरक्षित कर लिया हमने, बच्चों को, वृद्ध को, विकलांग को, बुढ़ापे वगैरह सबको, बेरोजगारों को हमने चिंता कर लिया, SC ST सबका बच्चों कर लिया, है ना, दारू वगैरह सब बंद करवा लिए। अब देखना है कि जो 49 है 49, वो 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान की सुरक्षा भी, संरक्षण भी होना चाहिए, जरूरी है, ताकि हम अपने इतिहास संस्कृति से जुड़े रहें। तो 49 फिर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक पर। अब फिर 50, 50 और 51 बिल्कुल आप देख लीजिए अलग से। 50 में याद रख लीजिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग करने की बात कर रहा है, और 51 लास्ट में सब कुछ जब हम अपने यहाँ ठीक कर लिए, तो सबसे लास्ट वाला आर्टिकल में हम क्या करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये आपका पूरा का पूरा रहा। मुझे लगा आपको याद करने में सहायता प्रदान करेगा। इसे आप थोड़ा सा इसी तरीके से, जैसे मैं बताया, एक दोबारा और आप याद करेंगे तो आपका याद होगा। जैसे मैं ऐसे ही रैंडमली अगर मैं पूछ दूं, रैंडमली अगर मैं ऐसे ही पूछ दूं कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात किस आर्टिकल में किया है, तो आपको तो 43। अभी तो सामने दिख रहा है 43, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। जैसे मैं बता दिया कि भाई निर्वाह मजदूरी कहाँ था, तो 40 आपने 43 आप बोल देंगे, लेकिन नहीं याद हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले चले जाइएगा 40 पर। अब 40 को आप याद रखिएगा कि 40 जो है वो 40 किसके, पंचायती राज के लिए है। तो उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, उसे छोड़कर बोलिएगा कि 41 से काम मांगने लगे थे, तो सबसे पहले काम मांगे थे तो 41, उसके बाद बोले थे कि काम करने के लिए कंडीशन भी ठीक ठाक होना चाहिए, 42, ठीक ठाक काम हो, कंडीशन होना चाहिए, हमको मजदूरी भी मिलना चाहिए, तो निर्वाह मजदूरी, तो 43 आपको याद हो गया। जैसे ही बोलेगा काम का अधिकार, वैसे ही बोलना 40 के बाद पहला 41, और जैसे ही काम का अधिकार मिलेगा हमको कंडीशन भी बढ़िया चाहिए 42, और फिर मजदूरी भी चाहिए 43। ये तीनों आपका क्लियर हो गया। अब अगर कोई पूछे कि भाई 44 क्या कहता है, तो आपको याद है 44 हिट टॉपिक है, समान नागरिक संख्या की बात हो रही है, बहस भी चल रही है आजकल। अब आप हो सकता है 48 आपको बोलना नहीं है, क्योंकि गो हत्या पे रोक था, ये भी हिट टॉपिक है। तो पशुपालन, कृषि वगैरह, जब ये सब चीजें इसी में है, तो पशु का अपने गो हत्या के साथ साथ इसमें दुधारू पशु पूरा बात किया गया, लेकिन गाय भी लिखा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा पूरा दुधारू पशु के वध का निषेध है इसमें, है ना। अब तो जैसे ही 48 याद है, वैसे ही बोलना कि जैसे ही पशुपालन होगा और इसमें दुधारू पशु नहीं मारे जाएंगे, तो पर्यावरण संरक्षण होगा। तो 48 में ए जोड़ दीजिए, पर्यावरण संरक्षण। तो 48 तक आप अपना मामला निपट चुके थे समस्याओं से। तो 49 में आपको स्मारक और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान है उसको संरक्षण करना था। और सबसे लास्ट आपको क्या करना है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात है, अब 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका। आई होप आपको याद हो गया होगा इस तरीके से, कि ऐसे आप याद कर सकते। 45 आपको याद है, चूंकि बच्चों की बात है, तो याद रखिए कि जैसे ही बच्चों 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा मिलने की बात हुई, उसके बाद SC ST और लोगों को भी सामाजिक न्याय में लाया जाएगा। तो सिर्फ बच्चों से ही देश नहीं सुधरेगा, बाकी जो भी जो वीकर सेक्शन में है उनको ठीक किया जाए, तो उसके लिए आप याद कर लेना। 46